राहुल और जय, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। अरे भाई 6 साल के बाद अपने दोनों बेटों को एक साथ देखने का, एक बाप को जो खुशी होती है ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाबूजी, राहुल, जय, जल्दी आइए, खाना तैयार है। आप लोग भी प्लीज आइए। आओ बेटा, जल्दी आओ, खाना तैयार है। हाँ भाई मेरे मिक्की माउस। क्या खाएंगे गुड़िया? मिक्की बेटा आप क्यों? ये हलवा लीजिए ना, नीता ने खास आपके लिए ही तो बनाया है, लीजिए। अरे वाह। तो बेटा मिक्की, भूख लगी है ना? वाह क्या स्वादिष्ट हलवा है, मजा आ गया। बाबूजी, आज शिल्पा ने खाने में बहुत ज्यादा प्यार डाला है, इसीलिए खाना इतना टेस्टी लग रहा है सबको। अरे प्रकाश अंकल, आप यहाँ? अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल मैं तेज बीविंग में रहता हूँ। माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं। अंकल आप यहाँ धूप में अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? बेटा सुनील घर की चाबी देना भूल गया, पर फिक्र की कोई बात नहीं, वो आता ही होगा। अंकल तो हम सुनील जी को फोन लगा देते हैं, उन्हें तो आते आते शाम हो जाएगी। अरे नहीं, काम के वक्त उसको फोन करके परेशान मत करो। जैसी आपकी मर्जी अंकल, लेकिन कम से कम आप हमारे घर पे आके इंतजार कर लीजिए। नहीं मुझे चलेगा, मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात बताइए जी, आप सब लोग यहाँ पर खाना खाने बैठे थे है ना, तभी ये हाथ खाने में गिरा? जी सर। ऐसा डरावना हाथ तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, और सर हम तो एकदम से डर गए थे। सर क्या ये हाथ देख के हम पता नहीं लगा सकते कि ये आदमी का हाथ है या किसी औरत का हाथ है? इन मुजरिमों के हौसले भी दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ओए, अकेले में क्या बातें कर रहा है? मुझसे बात कर। क्या पता चला, बताओ जल्दी। ऐसी क्या कहानी बता रहा है सर? सचिन, जिस किसी का ये हाथ है उसकी उम्र 40 से 45 साल की है, और बॉस इसके साथ जो कुछ हुआ है उसे सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते? क्यों सालू के सब? इसके हाथ में से खून का एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के निकाला गया है। क्या कह रहे हैं सर आप? इतना कुछ किया गया इस बेचारे के साथ इसे मारने से पहले? हाँ, और उसके हाथ में खून ही नहीं, तो प्रेशर कैसा? एक डेड बॉडी का भी एक निश्चित वॉल्यूम, निश्चित प्रेशर और निश्चित डेंसिटी होती है, लेकिन इसके मुर्दा शरीर का वो डेंसिटी, वो वॉल्यूम और वो प्रेशर तीनों कम है। बहुत ही क्लिनिकली, सर्जिकली इस हाथ को काटा है। अच्छा, मतलब किसी ऐसे आदमी ने ये काम किया है जो मेडिकल के बारे में जानता है, शायद डॉक्टरी पेशे का हो सकता है, लेकिन ये है कौन, ये जानने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये हाथ किस आदमी का है, और ये हमें इस हाथ के ऊपर मिली अंगूठी ही बता सकती है। लेकिन सर उस अंगूठी को तो जंग लग गया था ना? हाँ, अंगूठी को जंग लग गया था, इसीलिए बॉस उस अंगूठी को ब्रिंजोन कार्बाइड नाम के केमिकल में डाला है, ताकि जंग हट जाए और उस अंगूठी का असली रूप हमारे सामने आ जाए। एक मिनट।
ये देखो बॉस, ये अंगूठी एकदम साफ। ये क्या है? इस अंगूठी के अंदर 2 अल्फाबेट्स इनग्रेव किए हुए हैं, R V। सर, ये 2 अक्षर आर और वी, इनसे कैसे पता चलेगा उस आदमी के बारे में? यही तो हमारा काम है ना फ्रेडी, पता लगाना। सिर्फ इन 2 अक्षरों से, R और V। फ्रेडी, इससे भी छोटे सुराग से हमें पता चल सकता है मुजरिम कौन है। सर हो सकता है ये आरवी मरने वाले के नाम का इनिशियल हो सकते हैं, और सचिन ये भी हो सकता है कि वो इनिशियल्स RV पत्नी के भी हो। वो अंगूठी शायद शादी की अंगूठी हो। सर एक और बात, वो अंगूठी प्लैटिनम में बनाई गई थी। सर ऐसी अंगूठियां आसानी से बाजार में मिलती नहीं है, खास ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। बिल्कुल सही। बस उस अंगूठी का फोटोग्राफ शहर में जितने भी जौहरी है उन सबको भेज दो। पता चल जाएगा किस जौहरी ने वो अंगूठी बनाई थी और किसके लिए। RV। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये खूनी आरवी को मारना ही चाहता था तो आसान मौत भी तो दे सकता था, ये काटने की क्या जरूरत? सचिन मरने वाले की पहचान छुपाना चाहता था, वो पहचान छुपाना चाहता था। सर आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि अर्जेंट है। बुलाओ। आइए। नमस्ते सर। भाई बताइए क्या बात है? सर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, बस आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? सर हम लोग मोतीलाल नगर की रोज सोसाइटी से आए हैं। हमारे बिल्डिंग में एक बुजुर्ग रहते थे, प्रकाश जी। रहते थे मतलब? क्या आप नहीं रहते? सर कल तक तो थे, सोसाइटी के पार्क में बैठे हुए देखा था हमने उन्हें, बोरिया बिस्तर बांध के बैठे थे। तो आप लोगों ने जाकर उनसे पूछा नहीं कि क्या बात है, क्या तकलीफ है, हैं? पता नहीं सर, हमने उनसे पूछा तो कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगे। सर उनके बाहर बैठने की कुछ ना कुछ वजह जरूर है। क्या वजह हो सकती है? सर उनका सौतेला बेटा सुनील बहुत ही ज्यादा बदतमीज और झगड़ालू किस्म का इंसान है वो। सर हमें लगता है उसी ने ही सामान सहित अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया है। पता नहीं कहाँ होंगे वो। हो सकता है वो अपने ही घर वापस चले गए हों। घर में चेक किया आपने? हम लोग गए थे वहां पे, वो वहां नहीं थे, और हमने सुनील से पूछा तो उसने बोला कि उसे पता नहीं है। सर उससे उनकी कोई परवाह नहीं है। सुनील? हेलो, हाँ कहाँ पे? एक मिनट, आप क्या नाम बताया आपने? मालती? ठीक है, देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ उनकी फोटो भिजवाइए हमें, हम देखते हैं। सर मालती नाम की हाउसवाइफ इंदिरा नगर से गायब है सर। इंदिरा नगर से मालती और मोतीलाल नगर से एक बुजुर्ग, दोनों के दोनों गायब है। इन दोनों के घर जाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। सर हमने मिस्टर सुनील का घर अच्छे से चेक किया, प्रकाश जी नहीं है वहाँ पे, और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला है जिससे प्रकाश जी के बारे में कुछ पता चल सके। सर मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। प्रकाश जी तुम्हारे सौतेले पिता थे, तुम्हारे उनके साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे, है ना? क्यों? सर झगड़े होते थे, पर किस घर में झगड़े नहीं होते। इसमें सौतेली वाली बात कहाँ से आ गई सर? सगे बाप बेटों में भी तो झगड़ा होता है ना। मैंने उन्हें हमेशा सखी से ज्यादा समझा। अगर इतना प्यार था तो फिर उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया? सर उन पे घर की डुप्लीकेट चाबी थी, चाहते तो घर में बैठ सकते थे। सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मजबूर किया होगा उन्हें घर छोड़ने के लिए। आप क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? सर आपको क्या लगता है मैं अपने पापा के साथ कुछ गलत करूंगा? सर मेरे पापा को ढूंढ के ला दीजिए सर। हाँ, प्रकाश जी को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे, वो तो हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पता चला
तुम लोगों ने अपने पिताजी के साथ कोई गैर बर्ताव किया है तो अच्छा नहीं होगा, समझे? सर, ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी। जरा बच्चों को अंदर लेके जाओ। मैं मालती अपने पूरे होश में बिना किसी दबाव के ये खत लिख रही हूं। मैं अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी से इस घर गृहस्थी से तंग आ गई हूं और अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही हूं। मुझे माफ कर देना विनय, माफ कर देना राहुल। कुछ दिन आप सबको बहुत तकलीफ होगी मेरे बिना, मगर फिर आदत पड़ जाएगी। मेरे वापस आने की उम्मीद मत रखना, हमारा साथ यहीं तक ही था। मालती। सर, ऐसे कैसे कोई पत्नी अपने बसे बसाए घर को छोड़ के जा सकती है? वही तो। वो मैं कल बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब वो मुझे वहां मिली थी, तो मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। कुछ अजीब सा लगा मतलब? कैसा लगा आपको? मतलब वो बच्चे के सामने रो रही थी सर। हमेशा अपना और पापा का ख्याल रखना। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। और रोते रोते उसने बच्चे को वैन में बिठाया और वो सब्जी लाने के लिए चली गई, और जाते जाते उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। कैसे गई वो वहां से? वो ऑटो से गई सर। और कहाँ गई कुछ पता चला? मेरा मतलब है क्या सुना आपने? नहीं, मैं सुन नहीं पाई सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सचिन, मोतीलाल नगर और इंदिरा नगर के जितने भी रिक्शा वाले हैं उन सबको प्रकाश जी और मालती के फोटोग्राफ्स दिखाओ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस आदमी को आपने यहाँ कहीं देखा क्या? नहीं सर, इनको कभी नहीं देखा। अरे अब ध्यान से देख के बताइए, हो सकता है कभी आपकी टैक्सी में बैठे हो। टैक्सी में तो दिन भर में बहुत लोग बैठते हैं साहब, हर किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल रहता है। शुक्रिया। भाई साहब, आप देखिए इन्हें, कहीं देखा है आपने? इस बुजुर्ग आदमी को तो मैंने पिंजर की खाड़ी के पास छोड़ा था। पिंजर की खाड़ी? साहब, ये औरत कल पक्का मेरे साथ मेरे ही ऑटो में गई थी। अरे मैडम, यहाँ इस सुनसान जगह पे कहाँ रुकवा दिया ऑटो? आगे सारा जंगल ही जंगल है। और साहब एक और बात बताऊं, वो औरत ना मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी साहब। पूरे रास्ते रोती हुई गई और मोटी डोंगरी की गुफा के पास इसने मेरी ऑटो रुकवाई और उतर के चली गई। मैंने कहा भी कि मैडम अपने बाकी के पैसे तो लेते जाइए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बस जंगलों की तरफ बढ़ती चली गई साहब। जी सर। अरे जयवंती जरा देखो, देखो जरा ये टैब में, मोटी डूंगी की गुफा और पिंजर की खाड़ी। सर, ये दोनों इलाके तो फुलवाड़ी के जंगलों के आसपास हैं। काफी सुनसान इलाका लग रहा है सर। हाँ, इस इलाके में 20 किलोमीटर तो जंगल ही जंगल है, लेकिन ये दोनों ऐसे घने जंगल में उतरे क्यों? बड़ी अजीब बात है। रिंग पे आरवी गुदा है और नाम हितेन कुमार। हो सकता है इस घर के किसी और सदस्य के नाम के इनिशियल्स हों ये, क्योंकि उस जौहरी को पूरा यकीन था कि इस रिंग का ऑर्डर इसी घर में से किसी ने दिया है। जी कहिए। नमस्ते, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? अंदर आइए। जी, हितेन ठीक तो है ना? कहाँ है वो? आप उन्हें साथ नहीं लेके आए? क्या आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? संभालिए अपने आप को। मैम, ये लीजिए। थैंक यू।
क्या आप बता सकती हैं कि इस अंगूठी पर जो आरवी इनिशियल्स बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है? अपने माता पिता के नाम पे गुंदवाया था इन्होंने। ससुर जी का नाम राकेश था और सासू माँ का नाम विनीता। मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हितेन कभी मुझे बिना बताए घर से गायब नहीं हुए। क्या आप मुझे उन्हें मिलवा सकते हैं प्लीज? मैम दरअसल हमें उनका कटा हुआ हाथ। बस कुछ मत बताइए, मैं और कुछ सुन नहीं सकती। मैं जानती थी हितेन जिस राह पे चल रहे हैं उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हमें भी पता चल चुका है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे, इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। क्या आप प्लीज हमें पूरी बात साफ साफ बताएंगी? दरअसल इन्होंने अपने कंपनी से 10 करोड़ का घोटाला किया था। 10 करोड़ का घोटाला? इन्होंने वो पैसे कहीं और काम पर लगाए। पैसे तो डूब गए, लेकिन जब कंपनी ने उनके पास पैसे की डिमांड की तो उनके पास पैसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर क्या, कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया। हमारा घर नीलाम होने के कगार पर आ गया। मुझे लगा शायद इसलिए 3 दिन पहले घर से गायब हो चुके हैं। और इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? नहीं, दरअसल अचानक मुझे इनके कंपनी से कॉल आया, किसी ने कंपनी की रकम चुकता कर ली है। मैं खुश हो गई कि शायद ही अब वापस आएंगे। एक मिनट, वो 10 करोड़ रुपए जो हितेन ने कंपनी से चुराए थे वो किसी और ने चुकते किए? किसने? पता नहीं, किसी ने इनके कंपनी के अकाउंट में वो रकम डलवा दी थी और एक चिट्ठी छोड़ी कि ये रकम वही है जो हितेन ने उनकी कंपनी से ली थी। बड़ी अजीब बात है मैम, कोई और हितेन के पैसे क्यों चुकाएगा, वो भी 10 करोड़? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। मैम, आपके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने हितेन को ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश की न, हितेन की गाड़ी भी मिली कुलवाड़ी जंगल के पास, लेकिन हितेन का कुछ पता ही नहीं चला। कुलवाड़ी जंगल? सर, ये जंगल तो काफी डरावना है। प्रकाश जी और मालती यहाँ क्या करने आए होंगे? हो सकता है उन्हें झांसा दे के लाया गया हो या जबरदस्ती यहाँ ले आया गया हो। एक मिनट अभिजीत, वो देखो। इतने सारे कपड़े, ये जूते, ओह माय गॉड, खून देखा? ओह नो। क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है सर। सर वहां पे कुछ था सर। सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? ये तो सारे कपड़े, जूते। मासूम भोले भाले लोगों को यहाँ बुला के मार डालता है।
प्रकाश जी कब आ गई है? ये अपने बीवी बच्चों की फोटो लेके यहाँ पे क्यों आए थे? ए रुको। क्या हुआ? सर वहां पर कुछ अजीब सा था सर। गाड़ी की आवाज सर, जंगल में कोई आया है। तुम लोग देखो जरा जाके। हितेन का कटा हुआ हाथ और उसकी गाड़ी मिलती है गुलवाड़ी जंगल के आसपास। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सचे मुझे ऐसे लग रहा है कि हितेन का केस, मालती का केस और प्रकाश जी का केस, इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। सर प्रकाश जी और मालती के बारे में कुछ और पता चला है। क्या? सर ठीक हितेन की तरह ही प्रकाश जी और मालती दोनों कर्जे में थे। प्रकाश जी के बेटे को 5 लाख रुपए देने थे और मालती जी का घर गिरवी रखा था। सर दोनों के गायब होते ही इन दोनों का कर्जा किसी ने चुका दिया। हितेन भी कर्जे में था, मालती भी कर्जे में थी, प्रकाश जी भी कर्जे में थे। तीनों के तीनों गायब होते, तीनों के तीनों आखिरी बार दिखाई पड़ते हैं गुलवाड़ी जंगल के आसपास। काम करते हैं उस लाइन पर, गुलवाड़ी जंगल के लाइन पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले धंधा करते हैं, सबको यहां लेकर आते हैं। सब हम लोगों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है कि हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं साहब आपकी? देखो, खैरगांव से गुलवाड़ी के जंगल के रास्ते पर तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां चलाते हो, है ना? साहब टैक्सी तो पूरे शहर में घूमती है। हाँ, लेकिन सारी टैक्सियां गुलवाड़ी भी नहीं जाती, सिर्फ वही गुलवाड़ी जाती है जो खैरगांव से होकर जाती है। हाँ साहब, गुलवाड़ी पर आकर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो घना जंगल आता है साहब। बस तो उसी जंगल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वैसे वो रास्ता बहुत सुनसान है ना? हाँ साहब। तो फिर ऐसे सुनसान रास्ते पर ज्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे, गिने चुने ही लोग जाते होंगे, है ना? हाँ साहब, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, पिछले 2-3 महीनों में क्या तुम लोग किसी पैसेंजर्स को उस रास्ते पर लेके गए थे? याद करो। हाँ साहब, मुझे याद है साहब। मैंने पिछले 3 महीनों में उस रास्ते पर 2 अलग-अलग लोगों को छोड़ा है। मैंने भी एक सवारी को छोड़ा था साहब पिछले महीने। साहब पिछले महीने मैंने भी एक सवारी छोड़ी थी, वो एक आदमी था। तो क्या लोगों के चेहरे याद आ रहे तुमको? साहब चेहरा तो नहीं याद, पर उसकी बातें जरूर याद है। बहुत परेशान था वो, किसी से फोन पे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना? साहब मुझे याद आया, मालती जी के अलावा मैंने एक लड़की को भी छोड़ा था और वो लड़की पूरे रास्ते रोती रही। साहब मुझे तो लगता है कि वो लड़की घर छोड़कर भाग कर आई थी। हाँ साहब, और गुलवाड़ी के रास्ते पर उतर गई वो। मैंने अपने सवारी से बोला था यहाँ पर ऑटो और टैक्सी नहीं मिलेगा साहब, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। सर ये तो बिल्कुल प्रकाश और मालती के केसेस जैसा है। हाँ श्रेया, ये तीनों के तीनों केसेस एक जैसे ही हैं और जरूर और भी ऐसे केसेस होंगे। लेकिन हितेन, प्रकाश और मालती, इन तीनों के जिसने भी कर्जा चुकाया है उसी ने इन तीनों को गायब भी किया है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने के पीछे ये खोने का मकसद क्या है?
देखा? जंगल में पाइप कैसे आ गई? लेकिन नक्शा में तो कोई पाइप वगैरह नहीं थी। वही तो, कहीं ये पाइप भी उन अपराधियों ने तो नहीं लगाई है। काटो जरा से। निखिल, गाड़ी की आवाज उसी वक्त आई जब हम जंगल में थे। ये कोई संयोग नहीं है। मतलब मुजरिम को भनक लग गई थी हमारे जंगल में आने की। भले ही भनक लग गई हो, लेकिन हमारे हाथों से बचेंगे नहीं हमको। बदबू आ रही है। खून? पाइप में खून है। लोगों को मार के, उनकी लाशों को काट के इस पाइप में से खून भेजा जा रहा है। इसे एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा गिरोह है। ये पाइप हमें उन तक पहुंचाएगा। सर, मैंने मिसिंग पर्संस ब्यूरो से पता लगा। सर, जंगल के पास जो जो लोग गायब हुए थे वो सब कर्जे में डूबे हुए थे। जो जो लोग उस गुलवाड़ी जंगल में गायब हुए सब कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मतलब मेरा शक सही था। ये कोई संयोग नहीं, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये, कर्जे में डूबे लोगों को निशाना बनाने का। सर, लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो कर्जे में डूबे लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है। सर सचिन, हो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये प्रकाश, हितेन और मालती, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। क्या पता चला? सर, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। किस किस के फोन नंबर्स है वो? सर, 2 नंबर तो बंद आ रहे हैं और तीसरा नंबर किसका है इसका पता नहीं चला है। लेकिन सर, इस तीसरे नंबर से किसी जया को फोन किया गया है परसों। तीसरे नंबर से जया को फोन किया गया है? तो फिर लगता है जया की जान को खतरा है। जया की जान को खतरा है। श्रेया, इस जया को फोन करो, पूछो उससे क्या वो किसी कर्जे में डूबी है क्या। जया? निखिल, ये देखो, टायर के निशान। टायर के निशान? अगर टायर के निशान यहाँ है तो गाड़ी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। गाड़ी उस तरफ है, संभाल के। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। इंजन अभी भी गर्म है। मतलब जो कोई भी इस जीप में आया है यहीं आसपास है। इतने सारे डब्बे। ये तो अस्पताल का सामान है। यहाँ इस जंगल के बीच क्या कर रहा है? वही तो। रुक! देखो क्या क्या है, क्या बात है, हैं?
तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो। कैसे ने तो को नहीं मारा। मैं इसकी दिमागी हालत देख के तो नहीं लगता ये। देखो ठीक है तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो तुमने गोली क्यों मारी? वो बेचारा डर के भाग गया। वापस आके इसको बचा लेंगे। पहले प्रकाश और मालती को बचाना जरूरी है, कहीं उनकी भी ऐसी हालत ना हो जाए। गोली की आवाज? कहीं निखिला पूरी मुसीबत में तो नहीं? लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे अभी? जिधर से गोली की आवाज आई है उधर। देखो प्लीज, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम फोन पे ही रहना। मुझे दुकान दिख गई, मैं आ रही। नहीं, तुम फोन मत रखना प्लीज, मैं पहुंच गई। भाई साहब वो मिट्टी का तेल दो ना। मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, सीधे से बता दे किसके इशारे पे तूने मुझे बैग दिया, वरना ससुराल की सैर करनी पड़ेगी। वो जा रहा है, नीली कमीज वाला, फोन पर। मयूर, इशिता, वो ब्लू शर्ट वाला। बस बहुत घूम लिया। तुम घसीटने के निशान। रुक जा। रुक जाओ, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कि बस लगी तो नहीं?
पूर्वी, उसका नकाब उसका ये साथी उतारेगा। उतार उसका मास्क। सर, ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी। आप क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई, तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ तक कि अपने पिता समान ससुर तक को नहीं छोड़ा तुमने। मैंने जो कुछ भी किया लोगों की मर्जी से किया और उन्हें उनके बलिदान का दाम भी दिया। गलत। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने। उनके शरीर के अंगों का काला कारोबार कर रहे थे तुम लोग। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। कमाल है, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया तो तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट ने यह हाल कर दिया लोगों का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना नीचे गिर गए कि अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। क्या करते सर, विदेशी ग्रुप से पैसा ले चुके थे हम, और जो अंग उन्हें चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए सोचा घर वाले ही सही। बड़े बड़े मुजरिम देखे हमने, मगर तुम लोगों जैसे घटिया सोच वाले लोग आज तक नहीं देखा। बीमार हो तुम लोग, इस समाज में रहने लायक नहीं हो। किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वरना आसार तो यही है कि अदालत फांसी देगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। चल। इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। नहीं 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 दया, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा यार। जब भी पिकनिक का प्रोग्राम बनता है तुम लास्ट मिनट में गायब हो जाते हो। हाँ सर, पिछली बार भी जब हम सब लोग पिकनिक मनाने के लिए खंडाला जाने वाले थे, आपके किसी दोस्त की शादी बीच में आ गई। अच्छा ठीक है, इस बार पिकनिक का प्लान कैंसिल नहीं हो। वो लोग कहाँ जाना है पिकनिक के लिए? सर गोवा। गोवा चलें सर? अरे नहीं नहीं नहीं, गोवा बहुत दूर है। एसीपी साहब इतनी लंबी छुट्टी देंगे नहीं। कहीं आसपास चलते हैं भाई। सर तो फिर माथेरान या अलीबाग चलते हैं। ये दोनों जगह भी अच्छे हैं, वहां जा सकते हैं। सर मैं अपनी वाइफ को साथ लेकर आ सकता हूँ क्या? आले आले। अरे कोई तो होना चाहिए तेरे डाइट को कंट्रोल करने के लिए। अरे सर बच्ची। अरे ये ओह माय गॉड, ये तो बहुत घायल है। क्या हुआ बेटा? हैं? तो बेहोश हो गई? क्या हुआ इसे? बेटा क्या हुआ? हैं? आंखें खोलो, आंखें खोलो। पानी लियो सर। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। बच्चा उठो। सर ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है, कहीं ऐसे कुछ हो तो नहीं गया? उठ जाओ बेटा, ये नब्ज ठीक चल रही है। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठो। बेटा तुम, बेटा आपके कपड़ों में ये खून कहाँ से आया? क्या हुआ आपको? हाँ? सर मैं देखती हूँ। मैं आपके हाथ चेक करती हूँ। ओके बेटा, गुड गर्ल। सर ये खून किसी और का है, इसके दोनों हाथों पर कोई चोट का निशान नहीं। बेटा ये खून आपके कपड़ों पे, ये आपके हाथों पे कहां से आया? हाँ? लगता है बच्ची काफी सदमे में है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। इसकी जेब में चिट्ठी। भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसकी जान खतरे में। ये मासूम बच्चे की जिंदगी कौन लेना चाहता है? एक काम करते हैं, आपको हम इन सब से इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके नए दोस्तों से। ये अभिजीत अंकल है। और बेटा मैं हूं तुम्हारा फ्रेडी अंकल। मालूम है जब मुझे छुट्टी मिलती है ना, तो मैं आप जैसे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ
बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। पर सर मुझे लगता है इस प्यारी सी बच्ची को क्रिकेट नहीं पसंद। ये अपनी श्रेया दीदी के साथ गुड़िया गुड़िया खेलेगी। खेलोगे ना? इससे लगता है इसे आप लोगों के साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं है। यानी कल्याणी मेरे साथ दोस्ती करेगी, है ना? ले ले ले। अब हमारा नया दोस्त हमें अपना नाम नहीं बताएगा? ईशी। ईशी, वाह, तो बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम? बेटा मेरा नाम दया है। बेटा ये बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुंचे? पापा ने छोड़ा। पापा? आपके पापा को चोट लगी हुई है क्या? उनको बहुत खून बह रहा है। बेटा आपकी मम्मी वो कहाँ है? ऊपर आसमान में तारा बन के है। आपका घर कहाँ है बेटा? पापा और मैं होटल में रहते हैं। अच्छा, आपका ये होटल कहाँ है जहाँ पे आप और आपके पापा रहते हैं? बहुत बड़ी एक होटल है, उसमें 3 स्विमिंग पूल्स हैं। ओहो, लगता है आपको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। अरे वाह। लेटर देख के लगता है इनके पापा को शायद घर में खतरा था, इसलिए होटल में रुके हुए थे। पर अगर इसके पापा यहाँ तक आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए? हाँ सर, और होटल में चेक इन करने से पहले उन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं मांगी? अब ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। बस यही उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो और वक्त रहते उनका इलाज हो जाए। आसपास जितने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक है सब जगह चेक करते हैं। और यहाँ शहर में जितने होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पे ईशी की फोटोग्राफ्स भेज देते हैं। ठीक है। ईशी बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? नाम से नहीं बुलाती। अच्छा, पापा को पापा कह के बुलाती हो? अच्छा, पापा को दूसरे लोग क्या कह के बुलाते हैं? उनके दोस्त क्या कहते हैं? मयंक। मयंक। और मेरे ईशी बेटी का पूरा नाम क्या है? ईशी कुमार। मतलब मयंक कुमार। मगर हम मयंक को देख भी लेंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे? लगता है हमें ईशी को अपने साथ ले जाना होगा। सुनिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या आज मयंक कुमार नाम का कोई पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ? हाँ, अभी कुछ घंटों पहले ही आईसीयू में भर्ती हुए हैं। क्या हुआ क्या उन्हें? 1 मिनट। डॉक्टर। यस डॉक्टर अनुज, ये आईसीयू वार्ड के पेशेंट मिस्टर मयंक कुमार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। 1 मिनट जरा ईशी को उस तरफ ले जा। क्या हुआ क्या उन्हें? काफी चोट लगी थी इन्हें। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। अभी कुछ देर पहले मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया है कि आकर उनका बयान ले लें। अब हालत कैसी है उनकी? अभी खतरे से बाहर है, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। चलिए। अरे वरुण, क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? डॉक्टर साहब, ऊपर से एक लड़की खिड़की से छलांग लगा रही है। तुम ईशी के साथ यहाँ बैठना। अरे कहाँ है वो लड़की? कहाँ है? अरे कहाँ है वो लड़की? आईसीयू वाले कमरे पे। रुक जाओ। सर, ये लड़की तो हाथ से निकल गई। पर ये यहाँ करने क्या आए थे? आदमी तो मर चुका है। ऑक्सीजन पाइप से इसका गला घोटा गया है। कौन है ये आदमी? सर, ये तो वही है मयंक कुमार जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये वही मयंक कुमार है? यस सर। ओह नो,
तो सर इसका मतलब वो लड़की मयंक कुमार को मारने के लिए आई थी। निकल, एक काम करो, इनकी एक फोटो ले लो, कंफर्म करना होगा इसी से कि ये उसके पापा मयंक कुमार है क्या। जल्दी। दया अंकल, आप उदास क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल, ईशा बेटा ये फोटो देखो, क्या यही आपके पापा हैं? हाँ, ये तो मेरे पापा ही हैं। ये तो सो रहे हैं। हाँ बेटा, सो रहे हैं। इनको जगा दीजिए। निखिल, ऋषि को बाहर ले जाओ। जाओ बेटा। क्या हुआ सर? एक लड़की ऋषि के पिता का खून करके भाग गई। क्या सर, वो आईसीयू के अंदर कैसे घुसी? इस वक्त विजिटर्स के आने का समय होता है, तो कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। मगर रिसेप्शन में एंट्री तो होती होगी ना आने जाने वालों की। एंट्री होती है, उसके बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये रिसेप्शन एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज दिखाओ। रिसेप्शन एरिया का विजिटिंग आवर्स का फुटेज दिखाओ। यस सर। एक मिनट पॉज कर। यही है वो। श्रेया, जरा ऋषि को ले आना। सर। दया अंकल, आप टीवी देख रहे हो? हाँ बेटा, मैं टीवी देख रहा हूँ और अभी आपको भी दिखाता हूँ टीवी। जरा देखो, आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं? चलो कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है क्या करना है? हाँ सर, मालूम है क्या करना है। गुड। हाँ पंकज। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? सर, ईशू और उसके पापा मयंक कंफर्ट पैलेस नाम की होटल में ठहरे थे और सर उस होटल से निकलने से पहले मयंक को एक फोन कॉल आया। पंकज उस फोन कॉल के बारे में पता कर रहा है। बेटा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आपको नूडल्स पसंद है ना? हाँ, तो फिर नूडल्स क्यों नहीं खा रहे हो? आप दूध पियोगे? दूध बहुत अच्छा होता है। दूध पीने से ना हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मुझे दूध बहुत पसंद है, मैं बहुत सारा दूध पीता हूँ। आप पियोगे? नहीं? पापा का पापा बेटे बहुत जल्द आ जाएंगे। अरे फ्रेडी, तुम भी ना यार, बच्चे को कुछ सुनाओ, कुछ डांस वांस करके देखो। आप फ्रेडी अंकल का डांस देखोगे, बहुत अच्छा डांस करते हैं फ्रेडी। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं एकदम अच्छा डांस करके दिखाता हूँ। हाँ बोलो, रेडी? रेडी? आई शाबाश, देखो। डांस देखते देखते नूडल्स भी खा लो। वेरी गुड। अच्छा लगा आपको फ्रेडी सर का डांस? ये लो। मन नहीं है। क्यों बेटा, मन क्यों नहीं है? मन नहीं है। आपको ठीक नहीं लगा? अरे आपको तो बुखार है। क्या हुआ? ईशी को बुखार है? हाँ बुखार है इसको। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर प्रकाश, आप थोड़ी देर के लिए ब्यूरो आ सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हमारी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, उसको थोड़ा फीवर आ गया है। अरे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वेट करता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। तो यहीं आसपास ही घूम रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। नहीं लगवाओ। ठीक है बेटा, घबराओ मत। दवाई भी नहीं पीऊंगी। अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो बेटा, दवाई तो खानी पड़ेगी। अब दवाई खाओगी तो फट से अच्छी हो जाओगी। हैं? सर। हाँ सर, मैंने मयंक कुमार के बारे में पता किया। वो पूना में रहते थे, बिजनेसमैन थे। ओह, पूना से आया था? खूनी पूना से मुंबई तक उसका पीछा करते आ गया। उस खूनी से बचते बचते मुंबई आया ताकि बेटी को बचा सके। लेकिन जब तक वो खूनी लड़की खुला घूम रही है ना, ईशी की जान को खतरा है। अगर उसने ईशी की तरफ नजर उठा के भी देखा ना, जान से मार दूंगा मैं उसे। अरे डॉक्टर प्रकाश। अभिजीत जी, हाउ आर यू?
आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। अच्छा, ये हमारी नई मरीज। देखिए जरा। क्या हुआ बेटा आपको? बुखार है इसे। देखिए तो आपका हाथ देखो तो, एक मिनट बेटा, क्या हुआ आपको? वैसे घबराने की कोई बात नहीं, हल्की सी बुखार है। मैं एक दवा लिख देता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। वैसे मेरे ख्याल में इसे अच्छी लंबी नींद की जरूरत, 8-10 घंटे वाली। क्यों गुड़िया रानी? मेरा नाम गुड़िया रानी नहीं है, मेरा नाम ईशी है। अच्छा ईशी रानी, अब तो खुश बेटा। डॉक्टर साहब, आप मुझे वो दवाई का नाम बता दीजिए, मैं लेके आ जाता। जरूर जरूर। और अपनी फीस भी बता दीजिएगा प्लीज। क्यों शर्मिंदा करते हो यार, कभी फुर्सत है मुझे डिनर में बुलवा लेना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखा, नो इंजेक्शन नो दवाई। जी कहिए। जी मुझे ये चेक कैश करवाना है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। ओके। आप बैठिए ना प्लीज। श्योर। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी। बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। प्लीज थोड़ा जल्दी। एसीपी प्रद्युमन। सर मैं TZMA बैंक का मैनेजर अतुल बोल रहा हूँ। हाँ मैनेजर साहब कहिए। सर जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। सर बैंक में एक लड़की आई है जो कि मैंग कुमार के अकाउंट से 40 लाख रुपया निकलवाना चाहती है। एक काम कीजिए, आप थोड़ा वक्त लगाइए, बस हम लोग अभी अभी पहुंचते हैं। ओके सर। लीजिए मैडम, पूरे 40 लाख। आप चाहे तो गिन सकते हैं। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आपका बैंक आपके ग्राहकों के साथ कभी चीटिंग नहीं करता। वो तो है। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी। हेलो सिंह साहब, वो लड़की अभी अभी बैंक से बाहर गई। उसने नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ है और उसके हाथ में ग्रे कलर का ब्रीफकेस। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। सुनो सब लोग, नीला ड्रेस पहना है लड़की ने और उसके हाथ में एक बैग है। सर आगे वो लड़की सर। मगर ये वो लड़की नहीं जिसने मयंक का खून किया। सर इसे गिरफ्तार कर लूं क्या? नहीं जयवंती, इसे गिरफ्तार नहीं करते, इसका पीछा करते हैं। सर जब हम इसे गिरफ्तार कर सकते थे फिर हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? जयवंती, इसलिए हम पीछा कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं वो जो 40 लाख रुपए उसने मयंक के अकाउंट में से जो निकाले हैं ना, वो पैसे लेकर कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने वाली है, इसलिए। सर इसने गाड़ी तो जगत नगर की तरफ मोड़ ली और वो इलाका तो बिल्कुल सुनसान है। देखते हैं सचिन, गाड़ी पर नजर टिकाए रखना। ये यहाँ क्यों रुक गई है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा। ये जरूर अपने साथी का इंतजार कर रही है। हाँ सर, उसी साथी का इस लड़की ने मयंक को मारा। शायद। सर आपकी बात सही निकली सर, उसका पार्टनर आ गया। ये लो। इन दोनों में तो आपस में तू मैं हो रही।
चलो, लगता है हमारा टाइम आ गया है। मैंने इतना सब कुछ किया, ये लेकर आए और मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? इतना बड़ा काम किया मैंने और तुम पैसे देता हूँ मैं, पैसे देता हूँ। दिमाग खराब हो गया। क्या हाल है आप लोगों के? इस शहर को क्या हो गया? अजनबी लोग हालचाल पूछने लगे। अरे भूल गए हमको? हमारा आपका तो पुराना रिश्ता है। सीआईडी वालों को भूल गए? सीआईडी? हाँ, सीआईडी से मयंक को मरवाने के बाद उसका पैसा लेकर रफू चक्कर होने का इरादा था। क्यों? क्या मयंक की मौत हो गई? और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों मयंक को मरवाऊंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। कह दीजिए कि ये झूठ है। वो नहीं मर सकता। मयंक से बहुत प्यार करती थी ये, इतना प्यार करती थी कि उसको पूछे बगैर उसके अकाउंट में से 40 लाख रुपए निकाल लिए, है ना? और कह रही है कि इसे पता तक नहीं कि मयंक की मौत हो चुकी है। देखिए सर, इन सब चीज से मेरा क्या लेना देना? वैसे आप दोनों की तीसरी साथी कहाँ है? कौन तीसरी साथी सर? ये है वो लड़की जिसने मयंक को मारा। ये है तुम्हारी तीसरी साथी। इसने मयंक को मारा है? सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं मिली हो? चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिलवा देते हैं तुम्हें इस लड़की से। शहर में इतना ट्रैफिक मैडम कि पूछिए मत। पार्किंग तो कहीं मिलती ही नहीं, और सड़क इतने गड्ढे कि पूरे दिन टैक्सी चला चला के पीठ पूरी टूट जाती। भैया, आप यहाँ साइड पे रोक दीजिए। अरे, ये तो वही लड़की है। सीआईडी ढूंढ रही इसे? कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, सीआईडी? दो मिनट प्लस वायर मेरा लगता है खराब हो गया, मैं देख के आता हूँ।
पहले ही पता चल गया था इसके भागने के स्टाइल से। ये लड़की नहीं, लड़का है। पूना आंटी, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आजा जी बेटा आजा। हम वहां जाके खेलते हैं, आ जाओ। पूना आंटी को क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए आपको, एक बच्चे से ऐसा बर्ताव। प्लीज आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे क्या बर्ताव करना है। इतना घमंड अच्छा नहीं समझी। मयांक से शादी करने वाली थी ना तुम? शादी के बाद क्या ऐसा ही बर्ताव करने वाली थी बच्ची के साथ? इसीलिए मैंने मयंक के साथ शादी का इरादा बदल दिया था और मैं विकास के साथ शादी करना चाहती थी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो फिर हर शाम को मेरे साथ कॉफी पीने क्यों जाते थे? देखिए सर, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं मयंक नाम के आदमी को जानता भी नहीं हूँ सर। मैंने इसके मुंह से 1-2 बार उसका नाम सुना है बस। सर ये सच कह रहा है, इसने मयंक को कभी नहीं देखा। आप जरा इधर आइए। जी। ईशी बेटा, आपने कभी विकास अंकल को देखा है? नहीं तो। ठीक है, आप खेलो। सर अब तो यकीन करिए सर, मैं निर्दोष हूं। मैंने मयंक को नहीं। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। वाह रे वाह, कैसा प्यार है तुम्हारा। पहले मयांक पर प्यार करती थी और फिर अचानक विकास पर प्यार करने लगी है? मैं जानती हूँ कि ये सुनने के बाद आप मेरे लिए कोई अच्छी राय नहीं रखेंगे, लेकिन ये बात सच है कि मैं मयंक से प्यार नहीं करती थी। मैं तो सिर्फ उसके साथ उसकी दौलत के लिए थी, है ना? 2 बच्चों के बाप के साथ मैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? मयंक के 2 बच्चे थे? हाँ, ईशी और उसका भाई। लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? श्रेया, ईशी, आपका कोई भाई है? नहीं तो। इसी को तो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं मालूम? मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन मयंक के मुंह से सुना था कि उसका एक बेटा भी है और रामू काका के बारे में भी वो कुछ बोल रहा था। अब ये रामू कौन है? सब मुझे नहीं मालूम। सचिन, जयवंती, देखो जरा घर में अच्छी तरह से देखो, एक कोना छान मारो। यस सर। सर। हाँ सर, ये मयंक की नेबर्स। आइए आइए आइए, जरा बताइए, मयंक जी यहाँ इस घर में कितने सालों से रह रहे थे? यही सर कोई 10 से 11 सालों से। वैसे मयंक जी का पहले तलाक हुआ था ना? हाँ सर, इस बात को तो 9 साल हो गए। फिर ममता यानी कि उनकी पहली पत्नी कनाडा शिफ्ट हो गई, तब से उनकी कोई खबर ही नहीं है। उनको कोई बेटा वगैरह था? नहीं सर, उनकी तो एक ही बेटी थी, ईशी। मनु सर। हाँ सर, कमरे से ये ब्रेसलेट मिला है जिसके ऊपर मनु लिखा हुआ है। मनु? क्या आप किसी मनु को जानते हैं? नहीं सर, इस नाम का तो उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। मयंक का एक वफादार नौकर था रामू, क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, इस नाम का कोई उनका नौकर भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मयंक जिस घर में यहां रहने से पहले रहता था, शायद ये रामू वहीं पर था। सर, मयंक के पुराने पड़ोसी बता रहे थे कि रामू काका अंबावाड़ी के इसी चौल में रहते थे। देखते हैं सचिन, इस रामू काका के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब जी, यहाँ इस चौल में कहीं रामू काका रहते हैं क्या? इस नाम का तो कोई नहीं रहता यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ जी, रहता था
10 साल पहले ही रहता था। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। तो रामू काका के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया? क्या मतलब? क्या हुआ? रामू काका के साथ कुछ हुआ क्या? हमने सुना था कि वो अपने मालिक के बच्चे को लेकर भाग गया और बच्चे को लेकर यहाँ आया भी था और बोरियां बिस्तरा लेकर यहाँ से चला गया। शायद बच्चे को लेकर गांव भाग गया और दोबारा कभी लौटा नहीं। अगर मयंक के बेटे को रामू काका ने किडनैप किया है तो फिर मयंक फोन पे अपने बेटे के बारे में रामू काका से बातें क्यों करता था? देख रहा होगा रामू काका उसके बेटे के बारे में कुछ जानता है क्या? वैसे रामू काका का गांव कहाँ पर है? सर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर, केतनगढ़। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मयंक ने मनु के गायब या अगवा होने की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वही तो, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी सर। अरे भाई साहब, ये रामू काका कहाँ रहते हैं, कुछ मालूम है आपको? सर वो रहे रामू काका। अच्छा, थैंक यू। आप रामू जी हैं? हाँ, आप मुझे जानते हैं? हमें तो ये भी पता है कि कई साल पहले आपने एक जुर्म किया था। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे मालिक मयंक, उनके बेटे को तुमने ही अगवा किया। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए हम लोग सीआईडी से, इसलिए झूठ बोल के आप बचने वाले नहीं। सीआईडी? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने मयंक साहब के बेटे को अगवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद उसे मुझे सौंप दिया था। कोई बाप अपने बेटे को आपको क्यों देगा परवरिश करने के लिए? उनके पास पैसों की कुछ कमी थी क्या? नहीं साहब, बल्कि वो खुद मुझे पैसा दिया करते थे ताकि रोहन बाबा की देखभाल में कोई कमी ना पड़े। रोहन? ये रोहन कौन है? प्यार से हम लोग मनु कहते थे, असली नाम रोहन है। ये मयंक ने रोहन को तुम्हें क्यों सौंपा? साहब उनकी जिंदगी को किसी से खतरा था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी मौत के साये में पलना पड़े। किससे खतरा था उनकी जिंदगी को? ये तो मुझे पता नहीं। चलो जरा बुला, रोहन को बुला। साहब वो यहाँ नहीं रहता, वो तो मुंबई में रहता है। क्या मुंबई में रहता है? एक छोटे बच्चे को तुमने अकेले छोड़ दिया? छोटा बच्चा? वो तो हट्टा कट्टा जवान है सर, वो अपनी देखभाल कर सकता है। 25 साल का है वो। क्या? वो 24-25 साल का है? वो साहब की पहली बीवी का बेटा है ना रोहन। उसका फोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, अभी मैं देता हूँ। लाओ। क्या? ये रोहन है? आप जानते हैं इसे? रामू, इसी ने अपने बाप मयंक का खून किया है। मयंक साहब का खून हो गया? जी हाँ, बेटे के हाथों। ऐसा नहीं हो सकता साहब, इस बेचारे को पता भी नहीं है कि मयंक साहब इसके असली पिता है। क्या? मुझे उसे शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। एक काम करो, अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ, शहर चलते हैं, जल्दी। सर अगर इस मयंक को रोहन ने मारा है तो क्या ईशी की जान के पीछे भी रोहन ही पड़ा है? सचिन, चाहे जो कुछ भी हो, मगर ईशी को एक खरोंच तक आनी नहीं चाहिए, एक खरोंच तक। दया अंकल आप बहुत बुरे हो। अरे वो क्यों भाई, हम क्यों बुरे हैं? क्योंकि आपने उस दिन मेरे से प्रॉमिस करा था कि आप आइसक्रीम दिलाओगे। ओह अरे हाँ, बट दया अंकल फिर से आपको वादा करते हैं कि आपको आज हम फिर आइसक्रीम खिलाएंगे। कब? अभी, पर उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। गुड गुड।
मनीष बेटा, इसे जानते हो? हाँ, ये तो एक दिन मुझको चॉकलेट दिलाने ले गए थे और उन्होंने दिलाई नहीं और कमरे में बंद कर दिया और मैं रोती रही और फिर अगले दिन मेरे पापा लेने और वहाँ से ले गए वो मुझको। सर, ये रोहन कैसा आदमी है? अपने पिता का खून कर दिया, उसके बाद अपनी ही बहन को अगवा कर लिया। एक बार हाथ में आ जाए ना, फिर देखना क्या हाल बनाता हूं उसका। अरे क्या हुआ इशी? सर गले में चिप अटक गया होगा। ये पानी पियो। आप ठीक हो? डॉक्टर अंकल को बुलाओ। ओहो दया अंकल, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हल्की सी तो खांसी हुई है। हाँ ये तो है। चलो आज हम इशी को अभी आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। पंकज, बच्ची को बाहर ले जाओ, आइसक्रीम खिलाने। आ जाओ बेटा। क्यों नहीं? अरे बेटा, आज दया अंकल को कुछ जरूरी काम है। ओके, तो आज पंकज अंकल आपको लेके जाएंगे आइसक्रीम खिलाने। आ जाओ। ये गई मेरी रानी आइसक्रीम खाने पंकज अंकल के साथ। चलो आइसक्रीम। सर, जब तक ये रोहन पकड़ा नहीं जाता मैं चैन से बैठ नहीं सकता। रामू काका। भाई साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? कुछ काम से बुलाया तुम्हें। मैं ठहरा साहब जी, छोटा आदमी, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ? आ सकते हो, बहुत काम आ सकते हो। रोहन को फोन करो और उसे मिलने बुलाओ। एक बार ये रोहन हाथ लग जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रुक, हाथ रुक, भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? तेरे बहुत नाटक हो गए, भाग के जाएगा कहाँ? गोली चलने की आवाज? गोली चलने की आवाज कहां से है? अरे किसने मार दी गोली? मर गया क्या? हाँ। ये किसने मारी गोली से? पता नहीं सर। फोटो से रोहन? ये तो मेरा बेटा है। रोहन बेटा, क्या हो गया इसको? हमें आपसे हड्डी वालों को मदद नहीं करनी चाहिए। देखिए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा इसे। गाड़ी लेके आओ जल्दी। उठाओ इसे। इसी कौन सा आइसक्रीम खाओगे बताओ जल्दी। पिंक वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, कौन सी वाली? रेड, पिंक, ग्रीन। ग्रीन वाली खानी है आपको? हरी। अरे वाह, वेरी गुड। हरी वाली आइसक्रीम बोलो अंकल को एक। ओके अंकल, एक हरी वाली आइसक्रीम देना। हाँ निखिल। अच्छा, रोहन अब खतरे से बाहर है? ठीक है, जैसे उसे होश आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके ओके। बेटा आप एक काम करना, आप इधर रुको, अंकल आइसक्रीम दे रहे, मैं वो आंटी की हेल्प करके आता हूँ। हाँ इधर ही रुकना। अरे उठिए। अरे कैसे गिर गई? मत पूछो बेटा, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, शायद वो बदमाश था। कहाँ था? बताइए मुझे, कौन था वो? इसी अरे वो बच्ची को लेके आया था मैं। वो बच्ची कहाँ पे गई? पता नहीं सर, बच्ची कहाँ गई? ये लीजिए आपका 2 आइसक्रीम। अरे तेल लगाने गई आपकी आइसक्रीम। इसी अरे दया सर,
हाँ पंकज, बोलो क्या हुआ? क्या? मगर कैसे? पंकज तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाँ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। अभी फोन रखो। अभी अननोन नंबर। हेलो। हाय हेलो में वक्त बर्बाद मत करो। कौन? ईशी की जान को खतरा है, उसकी सांसें रुक भी सकती है। अबे सुन, ईशी को अगर कुछ हुआ ना तो अपना जिंदा होने पर बहुत पछताएगा तू, समझा? धमकी नहीं दया, मैं हूँ, मैं इधर, मैं। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? रोहन चाहता हूँ और ईशी को ले जाओ। हेलो हेलो हेलो। बेटा ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं पिताश्री, आप कभी इंतजार कराते ही नहीं। तुम इतना बड़ा धोखा? लोहे को लोहा काटता है और धोखेबाज को धोखा। रोहन, अबे रुक। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? पहले बता ईशी कहाँ है?
मयंक ने मेरे परिवार की जान ली थी। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने रामू काका को पैसे दिए कि वो मयंक के बेटे रोहन के दिल में मयंक के लिए नफरत बोए, और मेरा सपना उस दिन साकार हो गया जिस दिन मयंक के बेटे रोहन ने मयंक की खुद ब खुद जान ले ली। कमाल है, एक बेटे के हाथों पिता को ही मरवा दिया तुम। मैं तो रोहन को भी जान से मरवा देना चाहता था, लेकिन मेरे आदमियों ने जब मुझे वो लॉकेट लाकर दिखाया तो मुझे पता चला कि वो लॉकेट तो मैंने बचपन में अपने बेटे के गले में डाला था। विकास जी ने हमें फोन करके पूछा कि उसके गले में जो लॉकेट है वो कब से है। मैंने उन्हें बताया कि लॉकेट तो रोहन का ही है और बचपन से उसके गले में। और तब मुझे एहसास हुआ कि मयंक ने मेरे बेटे की जान नहीं ली थी, बल्कि उस मयंक ने तो मेरे बच्चे को फूलों की तरह पाला था। मुझे क्या पता था कि मेरी बदले की आग ही मेरे गले का कांटा बन जाएगी। बदले की आग उस हाथ को भी जला देती है जो उस आग को चिंगारी देता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी को भी तुमने ही किडनैप करवाया था। रोहन, तुम यहाँ बिल्डिंग पे कैसे आए? ये सारी बात एक वार्ड बॉय से पता चली जो पापा के लिए काम करता था, कि वो सीआईडी से मुझे इसी के बदले मांगेंगे। लेकिन जब बदला बदली नहीं हुई तो मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ आ पहुंचा। इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाया होता तो आज जेल नहीं जा रहे होते तुम लोग। अदालत कड़ी से कड़ी सजा देगी तुमको, शायद फांसी। ले जाओ इन्हें। अरे इसी बेटा, दया अंकल मेरे पापा कब आएंगे? बेटा पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा तब तक ना आप श्रेया दीदी के साथ उनके घर में रहना। यस। नहीं, मुझको आपके साथ ही रहना। पर बहुत खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। हाँ बेटा आओ। ठीक है ईशी बेटा हमारे साथ रहेगी। हम बहुत सारा मस्ती करेंगे और बहुत सारा खेलेंगे। ओके? खूब आइसक्रीम खाएंगे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।